দু দফার ভোট গ্রহণ শেষ, এখনও সামনে 6 দফা। আর ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গ পেরিয়ে উত্তরবঙ্গেও পাখির চোখ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ সারা দিনে তার 4-4টে কর্মসূচি রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ জুড়ে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর জি 24 घंटा आज केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तार सफर संगी। अमित जी, आपको स्वागत है जी 24 घंटा में। सर, पहला चरण के बाद आप बोले थे कि 30 सीटों में 26 सीट्स आप जीत लेंगे। अभी और 30 सीट में चुनाव हो गया, मतदान हो गया, तो आपका क्या अभी क्या असेसमेंट है? देखिए, दोनों चरण मिलाकर हम 50 के आसपास सीट जीतेंगे और हम 200 का हमारा लक्ष्य पार कर लेंगे। नंदीग्राम में क्या होगा? नंदीग्राम में निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से ममता दीदी हार रही। कैसे आप इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? नहीं, वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका जनता का जो फीडबैक है उनके पास, वो कल एक तरफा वोटिंग हुआ है और दीदी का फ्रस्ट्रेशन भी जो दिखाई पड़ता था वो शो करता था कि दीदी हार रही। दीदी ने ये आरोप लगाया कि पुलिस और इलेक्शन कमीशन सब जो किया वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, इसलिए गवर्नर को फ़ोन की थी उन्होंने, बूथ से सीधा इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, देश भर का मीडिया वहाँ था, एक भी ऐसा दृश्य जो मतदाताओं के साथ प्रताड़ना करता हो ऐसा कोई दिखाई पड़े तब तो दीदी की बात माने। मगर देश भर का मीडिया जब कवर कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिलता है और वो अचानक मोदी जी की सभा के सामने कवरेज लेने के लिए कुर्सी लेकर बैठ जाती हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है। ये चीज़ें चलती नहीं है। ये बताता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो हार रही। वही बात कि वो जो रूलिंग पार्टी दे आर क्राइंग फाउल और सेइंग कि मतदान अच्छा तरीके से नहीं हुआ है, यहाँ पर रिगिंग हो रहा है, बूथ जैम हो रहा है, ये तो बहुत कॉमन नहीं है। तो ये आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? क्योंकि हम पिछले कई सालों से क्या देखा कि जो ऑपोजिशन वो बोलते हैं कि रिग हुआ है, बूथ कैप्चर्ड हुआ है, लेकिन वो बात कल जो रूलिंग पार्टी वो बोल रहे थे, वही बताता है कि इस बार वो बूथ कैप्चर नहीं कर पाए। आमतौर पर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग कर चुनाव जीतती थी। इस बार चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था करी है, वो बूथ कैप्चर नहीं कर पाते हैं और जनता का फोर्स भी इतना है कि उनके गुंडे भाग गए। लेकिन कल ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने ये बोला कि तृणमूल कांग्रेस ने खास करके ये बोला कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीत रही है और दूसरा कोई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जो टिप्पणी था कि क्या दूसरा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लड़ने का भावना चिंता है, तो उसमें से तृणमूल ने साफ साफ बता दिया कि नहीं, वो नंदीग्राम में जीतेगा और दूसरी कहीं सीटों से कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। मुझे तो अभी भी लगता है कि वो दूसरी सीट पर से चुनाव लड़ेगी। एक बात बताइए कि जो नंदीग्राम फिर एक बार एपी सेंटर बन चुका है, ये वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का, जो 2011 के पहले हुआ था, और ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम का इतना रिश्ता इतना गहरा है, तो क्या हुआ, क्या आप कर पाया जो आप बोल रहे हैं कि हम नंदीग्राम में जीतेंगे और 200 से ज़्यादा सीट लेकर बंगाल में भी सरकार बनाएंगे? देखिए, यहाँ पर कटमनी टोलबाजी से बंगाल की जनता परेशान है, सिंडिकेट से बंगाल की जनता परेशान है, अम्फान और बुलबुल जैसे चक्रवातों में भी पैसा खाया गया है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ता है कि इसकी सीएजी न्यूट्रल जांच करें। घूसपैठ से हर बंगाली परेशान। कलकत्ता का बंगाली भी ऐसा सोचता है कि घुसपैठ नहीं रुकी तो कलकत्ता का क्या होगा। और ममता बनर्जी घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मान रही हैं, शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दे रही है, सीए का विरोध कर रही हैं, तुष्टीकरण कर रही हैं। बंगाल के अंदर मूर्ति विसर्जन करने के लिए हाईकोर्ट में परमिशन लेने जाना पड़ता है। सरस्वती पूजा नहीं हो रही। किस प्रकार का बंगाल दीदी बनाना चाहती है? बंगाल की जनता भी इस बात से भयभीत है कि बंगाल की संस्कृति को 10 साल में ही वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ममता बनर्जी ने तहस नहस कर दिया। सीए को लेकर पिछले 2 सालों में बहुत सारे चर्चा हुए हैं। यहाँ भी मथुआ समुदाय के जो लोग, उसका भी थोड़ा बहुत सवाल था, लेकिन आपने जो संकल्प पत्र उसमें साफ साफ ये कह दिया कि पहला कैबिनेट में ही वो सीए
वो लागू हो जाएगा। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी उन्होंने बांग्लादेश में जो ओराकांदी वो विजिट किया एज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो अभी आपका असेसमेंट क्या है कि मथुआ समुदाय का लोग वो क्या आपके पास ही है, आपके ऊपर वो भरोसा रख रहे हैं? सिर्फ मथुआ समाज ने के नहीं, हर बंगाली के मथुआ समाज नाम शूद्र समाज के लोगों के साथ सिंपत्ति है। उनको नागरिकता क्यों न मिले? क्या दोष है उनका? सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए नागरिकता न मिले? उनका अधिकार है। 70 साल से उनके अधिकार से दूर रखा गया है। हम बंगाल का हर आदमी चाहे शरणार्थी है या नहीं है, वो चाहता है कि बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता मिले। अमित जी, ये जो संकल्प पत्रों में महिलाओं के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा फोकस दिया और 33% रिजर्वेशन के बारे में बोला, तो ये देखा गया पिछले कई सालों से कि बंगाल का जो विमेन खास करके वो थोड़ा ममता बनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे। तो आप क्या अब सोच रहे हैं कि वो बदल जाएगा? महिलाओं के साथ 10 साल में बहुत अन्याय हुआ है। वो अन्याय को बरोबर करने के लिए हमने ज़्यादा फोकस किया है। 10 साल तक महिलाओं को ढेर सारा अन्याय दीदी ने किया है। इतनी सारी हिंसा, कौन प्रताड़ित होता है बताइए मुझे? हिंसा की सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी महिलाएं ही होती। महिला अपराध के सारे आंकड़े पूरे देश भर में 1 से 3 नंबर स्थान पर बंगाल है। और अब तो आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं करती। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या छिपाना है आपको? ओबीसी के बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी को लेकर आपका क्या सोच है? मैं मानता हूँ कि महिष्य और तिली जैसी हिंदू ओबीसी जातियों के साथ अन्याय हुआ है और हम इसका परिमार्जन करेंगे। अमित जी, और एक बात है कि जो 2011 से जो परिवर्तन हुए थे, तो वहाँ पर एक मास मूवमेंट, सिंगूर, नंदीग्राम, इसको लेकर एक मास मूवमेंट बन चुके थे। और जो बंगाली इंटेलिजेंसिया वो भी रास्ते पे, सड़क पर वो भी उतर के वो बहुत ही मूवमेंट में शामिल हुए थे। लेकिन बंगाली जो इंटेलिजेंसिया वो एटलीस्ट अपेरेंटली लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है, ये मैटर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 2 मई को आप अपना विचार बदल लोगी। सर, और एक बात है कि भूमिपुत्र वो आपने भी बोला काफ़ी बार, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला। तो अभी सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल है कि कौन वो भूमिपुत्र, अगर आप क्षमता पे आ जाए, अगर सत्ता पे आ जाए आप, तो अगला 5 साल बांग्ला का चीफ मिनिस्टर होगा? किसी का भतीजा नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में जो आपको लोग चाणक्य कहते हैं, तो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के बीच में जो गठबंधन हुआ है, जो सीट एडजस्टमेंट हुआ है, वो क्या कोई असर उसके बारे में कोई असर पड़ सकता है उसके वजह से? देखिए, गठबंधन का उल्टा असर कांग्रेस पर पड़ेगा और नुकसान करेगा। क्या आपका फेवर में जाएंगे? वो अगला 6 फेजेस वो भी बहुत क्रूशियल है, तो आपको क्या लगता है? हम सभी फेज में जीतेंगे और 200 से ज़्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाए। जनसलाह क्या कर रहा है? ये जनसलाह क्या कह रहा है? देखिए, जनसलाह बता रहा है कि बंगाल की जनता, चाहे उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे काकद्वीप हो, चाहे जंगल महल हो, हर जगह पे ये जन सैलाब आ रहा है। वो बताता है कि पूरे बंगाल में एक ही लहर है दीदी को हटाने का, भाजपा को लाने का, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने। इतने बार आ रहे हैं, इतना जगह जगह। आज ही आपका नॉर्थ बंगाल के 2 प्रोग्राम्स है, साउथ बंगाल में 2 है, तो अभी करीब 1 महीना बाकी है। तो आप क्या और भी फ्रीक्वेंटली आएंगे? हाँ, मेरा चुनाव के अंतिम दिन भी रैली है, 4 रैली है। सर, अगर आप इजाज़त दीजिए तो एक पर्सनल सवाल है कि अब जैसे हम बोला कि संकल्प पत्रों में आप महिलाओं के ऊपर बहुत फोकस डाला, तो अभी मेरी सवाल है कि होम मिनिस्टर कोई सलाह सुझाव कुछ दिए थे क्या? मेरी पत्नी ने इतना पूछा कि एक वोट के लिए इतना लंबा लंबा क्यों बोलते हो, कोई क्यों सुनेगा। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি প্রত্যয়ী যে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাস্ত হচ্ছেন এবং 200-র বেশি আসন নিয়ে
বিজেপি ক্ষমতায় আসছে 2টা মেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, এমনটাই মন্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর জি24 ঘন্টাকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে। শীতলকুচির সভা শেষ, এবার তার কপ্টার এগিয়ে চলেছে পরবর্তী গন্তব্যে এবং আজ সারাদিন ধরেই জি24 ঘন্টা সফর সঙ্গী উত্তরবঙ্গের পর এবার দক্ষিণবঙ্গ, এবার দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে রোড শো করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর জি24 ঘন্টা आज सारा दिन ही अमित शाह सफर संगी। अमित जी कैसा लग रहा है ये महल? बहुत बढ़िया माहौल है। जहाँ तक नज़र घूमती है आप दिखाओ, यहाँ जहाँ तक नज़र पड़ती है वहाँ तक लोग ही लोग हैं। प्रचंड उत्साह है। कल 2 चरण के मतदान के बाद तय हो चुका है कि 200 से ज़्यादा सीटों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो साउथ 24 परगना, उसमें अभी तक आप खाता खुल नहीं पाया, तो अभी क्या होगा? हम यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के हर छोर में, हर चरण में बहुमत के साथ बाहर आई। तो आप जब भी आते हैं भतीजा को निशाना बनाते हैं, और ये साउथ 24 परगना वो भतीजा का बहुत ही वो उसका ताल्लुक है, उसका बहुत ही इम्पैक्ट है यहाँ पे। उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है साउथ 24 परगना से भी है, तो आज क्या बोलेंगे? मैं मानता हूँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरह से चुनाव जीत रही है। भतीजा के बारे में? भतीजा के बारे में जनता ही बता रही, उन्हीं का एरिया है। সারা দিন ধরে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছেন অমিত শাহ এবং প্রথম 2 দফার ভোট যেভাবে হয়েছে তাতে যথেষ্ট প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন এবং তিনি দাবি করছেন যে প্রথম 2 দফার ভোটেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে তাদের জন্য ভালো ফল অপেক্ষা করছে এবং 2রা মে বিজেপি তাদের জয় নিশ্চিত। আর এই লক্ষ্যেই অমিত শাহ তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এই মুহূর্তে বারুইপুরে চলছে তার রোড শো। সারাদিনের সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনেকগুলো ক্ষেত্রকে ধরার চেষ্টা করলেন। উত্তরবঙ্গের শীতলকুচিতে যেমন কুচ এবং রাজবংশী সম্প্রদায়, তেমনি হাসিমারায় চা বাগান শ্রমিক এবং গোর্খা জনজাতি ছিল তার নজরে। এরপর সোজা দক্ষিণবঙ্গের বারুইপুরে এবং যে দক্ষিণ 24 পরগনা বিজেপির কাছে এবারের নির্বাচনে বড় চ্যালেঞ্জ, আর তারপর হুগলির আরামবাগ। তৃণমূল কংগ্রেস টিপ্পণী করছে যে অমিত শাহ দিল্লি প্যাসেঞ্জারি করছেন। সেই শ্লেষকে পাত্তা না দিয়ে অমিত শাহের বক্তব্য আগামী 4 সপ্তাহে আরও বাড়তে চলেছে তার বঙ্গ সফরের সংখ্যা এবং এইভাবেই রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, কোণা থেকে কোণা তিনি ঘুরে বেড়াবেন, তেমনটাই জানালেন জি24 ঘন্টাকে এই সফরে।
আজ সারা দিন ধরেই জি24 ঘন্টা ছিল অমিত শাহের সফর সঙ্গী। আপাতত হুগলির আরামবাগের রোড শো দিয়ে আজকের মতো প্রচার শেষ করতে চলেছেন অমিত শাহ। ক্যামেরায় অমিত দাসের সঙ্গে মৌপিয়া নন্দী, জি24 ঘন্টা।